सभी साथियों का इस फ्री ऑनलाइन जीके और करंट अफेयर्स की लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है। मैं अंशुल सिंह बेनीवाल आप सभी को आज 10 सवाल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। सभी सवाल आपको दिए गए हैं बचपन स्कूल खुनखुना ब्रांच डीडवाना के द्वारा। वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग और संपूर्ण क्वालिटी चेक्स सभी हमें प्रोवाइड की जा रही है बचपन स्कूल खुनखुना के द्वारा। आइए बिना समय गंवाएं सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। इस पॉलिसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजना जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की है? 4, 5, 6 या 2? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री के एजुकेशन में जीडीपी का जितना ज्यादा योगदान होगा उतना ही उस कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, उतना ही वहां पे टेक्नोलॉजी, नए नए जो हम प्रोडक्ट्स का जो इन्वेंशन है वो कह सकते हैं, उतनी बेटर सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड होंगी। तो आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। सरकार की योजना जीडीपी का कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की है? उत्तर है सी, 6%। देखिए तो आप यहां इजीली देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजना जीडीपी का 6% तक करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी, जो 34 साल पुराने 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की जगह लेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने एनवायरमेंट मिनिस्टर का भी नाम प्रकाश जावड़ेकर पढ़ा था। तो आपको बता दूं कि श्री प्रकाश जावड़ेकर 1 से अधिक पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं। फिलहाल वे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो और एक और आपको मैं पॉइंट यहां पे नोट करा दूं कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने 5th समिट की बात की थी, हालांकि वो 6th समिट था जिसमें ब्रिक्स देशों के सभी एनवायरमेंट मिनिस्टर्स आए थे। तो बेसिकली इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब एमएचआरडी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जाएगा। और अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की यह भी है कि अब से शिक्षा क्षेत्र को कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटन होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान रखें। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। आप इसको डिटेल में एक बार स्टडी करें। इसका हम लेक्चर लाने की सोच रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एक छोटा सा एक लेक्चर जिसमें सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे उसको आप तक लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेम टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस निधि को स्थापित करने पे जोर देती है? जेंडर इक्विटी फंड, शिक्षा उत्थान निधि, जेंडर इंक्लूजन फंड या सामाजिक अधिकारिता निधि? तो आप देखें इसमें कौन सा फंड ऐसा एस्टैब्लिश किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार। सवाल इंपॉर्टेंट है, तुक्का ना मारिएगा, जवाब देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट और शिक्षा के लिए क्रिएट किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने कौन से पाठ्यक्रम को बंद कर दिया है? कौन से पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार? एमएड, एमकॉम, एमबीए या एमफिल? सवाल आसान सा है, इसमें आप थोड़ा सा गैसवर्क भी कर सकते हैं। इसका आंसर है एमफिल। एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी। आइए आंसर इज डी, एमफिल। अब बेसिकली कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि सर एमफिल और पीएचडी में क्या अंतर होता है, तो एक बार अपन देख लेते हैं। एमफिल बेसिकली मास्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, एक रिसर्च डिग्री होती है। बेसिकली एमफिल करने के पश्चात ही आप पीएचडी में फ्यूचर में एडमिशन ले सकते हैं।
पीएचडी एक हाईएस्ट डिग्री होती है ऑनर की, कोई भी एक यूनिवर्सिटी देता है। बेसिकली पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एमफिल इज मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो एमफिल के बाद, मास्टर्स के बाद आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में एंट्री करते हैं। तो बेसिकली पीएचडी और डीफिल इसका नाम भी है, ये एक लैटिन शब्द है। कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाईएस्ट डिग्री जो दी जाती है उसे कहते हैं पीएचडी। तो बेसिकली डॉक्टरेट की उपाधि है, इसके बाद पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी, एमफिल करने के बाद पीएचडी परस्यू करते हैं। एक और है, कई स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि साहब एमफिल और एमएससी में क्या अंतर होता है। बेसिकली एमफिल आपको पता है मास्टर ऑफ फिलोसफी, एडवांस्ड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री है। एमएससी मास्टर्स डिग्री है मैथमेटिकल या किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट में। एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। और पीएचडी से पहले जनरली लोग एमफिल करते हैं। एमएससी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। एमफिल हो सकता है आपकी फर्स्ट हो, लेकिन जनरली फर्स्ट नहीं होती है, सेकंड होती है। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और भी है, एमफिल एक रिसर्च डिग्री होती है, जबकि एमएससी कोर्स बेस्ड भी हो सकती है और रिसर्च बेस्ड डिग्री भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस हैं एमफिल, पीएचडी और एमएससी में, इनको आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एक डिस्कशन में आपसे सवाल किया जा सकता है। यदि आप इसको बता पाए ढंग से तो आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और आपकी वाहवाही भी होगी। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। प्योर अर्थ के साथ, प्योर अर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ किस विश्व की संस्था ने द टॉक्सिक ट्रुथ, चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। बेसिकली ये एक स्टडी के बाद एक रिपोर्ट जारी की है। प्योर अर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलके किस संस्था ने द टॉक्सिक ट्रूथ, बच्चों का लेड के प्रति एक्सपोजर और इससे उनका भविष्य एकदम अंधकार में होना, एक इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इसके सेलिएंट फीचर्स आप पढ़ें, काफी आपको काम में आएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम्स में, परीक्षाओं में। आंसर इसका आसान है, आंसर है इसका यूनिसेफ। बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूनिसेफ। तो आप इसमें देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो बेसिकली यूनिसेफ और प्योर अर्थ जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने स्वास्थ्य संकट, द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। बेसिकली लेड की जो पॉइजनिंग है किस प्रकार से बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन बच्चे, 800 मिलियन एक बहुत बड़ी संख्या है। 800 मिलियन बच्चों में प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे, मतलब कि 1/3 बच्चे, मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 270 मिलियन के आसपास बच्चे इस लेड के पॉइजनिंग से ग्रस्त हैं। इनके अंदर लेड का जो स्तर है 5 mg प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड के ऊपर है और इनमें से लगभग 50% बच्चे, 270 मिलियन जो लेड पॉइजनिंग से ग्रस्त हैं बच्चे, उनमें से लगभग 135 मिलियन बच्चे केवल अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। तो ये बहुत ही सोच का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है किस प्रकार से लेड पॉइजनिंग से ग्रस्त हो रही है। ये हमारी यूनिसेफ और प्योर अर्थ की एक रिपोर्ट है, शीर्षक है द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिजिटल परिवर्तन बात करेंगे जिसमें कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स, टोकन और ब्रांडेड पर्स के साथ इंटीग्रेशन, एकीकरण, और साथ ही वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए किस कंपनी ने फिसर्व इंक्लूसिव के साथ सहयोग किया है। भारत की एक कंपनी है, एक बैंकिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की कंपनी है। आपको बताना है कि वो कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पीएनबी, आईओबी, एसबीआई या बीओबी के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। कौन से इनमें से फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वाली कंपनी है जिसने डिजिटल परिवर्तन
डिजिटल चेंज के लिए फिसर्व इंक्लूसिव के साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। तो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड BFSL पूर्णतः बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी कंपनी है। इसने फिसर्व इंक्लूसिव जो एक लीडिंग प्रोवाइडर है विश्व में पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज का टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो बेसिकली कार्ड जो हमारे होते हैं क्रेडिट कार्ड, उसका एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल का भी डिजिटलाइजेशन, और कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, और जो हमारे वॉलेट्स होते हैं जैसे आपके गूगल पे हुआ, जो आपका पेटीएम हुआ, ये हमारे वॉलेट्स कहलाते हैं। इसको क्रेडिट कार्ड के साथ किस तरह से एक तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से इनको आपस में जोड़ना है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स मतलब कि अब आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरह से एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे आप अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने फिसर्व इंक्लूसिव के साथ एक पार्टनरशिप, एक अग्रीमेंट किया है, तो आप ये चीज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले एक डैश दिया है, उसके बाद उन्नत भारत अभियान और विभा यानी कि विजना भारती ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि रिसर्च यूनिट्स यानी कि अनुसंधान निकाय की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों मींस रूरल टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेगा। ये कौन सा अपना ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये इसरो है या CSIR है या भारतीय विज्ञान संस्थान है या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है? इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो बेसिकली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्नत भारत अभियान ने IIT दिल्ली, जो कि एक उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली का एक अभियान है, और तीसरा विजना भारती विभा, एक तीनों ने मिलकर एक ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्टियों का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि जो CSIR की रूरल टेक्नोलॉजीज हैं उनको एक्सेस मिलेगा। उनका एक्सेस उन्नत भारत अभियान और विजना भारती को दिया जाएगा, जिससे हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। कुल मिला के ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्टियों का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। MOU और अग्रीमेंट में अंतर होता है, आप समझिएगा इस बात को। अगली साइड में आपको बताऊंगा MOU और अग्रीमेंट में क्या अंतर होता है। फिलहाल आपको जो चीज याद करनी है, ट्राई पार्टीज कौन कौन सी हैं? CSIR, UBA उन्नत भारत अभियान जो IIT दिल्ली का है, और तीसरा विजना भारती विभा न्यू दिल्ली का। इन तीनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट MOU साइन किया है, जिसके अंडर की CSIR की जो रूरल टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रामीण टेक्नोलॉजीज प्रौद्योगिकियां हैं, उनका एक्सेस UBA और विजना भारती को दिया जाएगा। आपस में कोऑपरेशन होगा जिससे कि बेटर रूरल डेवलपमेंट हो सके। आइए हम MOU, ये बेसिकली आपको इसका लोगो और एक तरह से इसका पोस्टर है। ट्राईपार्टाइट MOU साइन बिटवीन CSIR विभा एंड UBA IIT दिल्ली। चलिए अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, MOU क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिस बेसिस पे हम एक फाइनल अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है MOU की, वो होती है कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। आप MOU साइन करने के पश्चात किसी भी कोर्ट में जाके उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए केस नहीं कर सकते हैं, जबकि जो अग्रीमेंट होता है, जो अग्रीमेंट हम साइन करते हैं, वो एक लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट होता है। मींस आप इसको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। अग्रीमेंट एक फाइनल होता है, डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत डिटेल में दी जाती हैं डील की। ये सभी पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, क्योंकि आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करा सकते हैं, और ये आपको सब्सटैंशियल राइट्स देता है पार्टीज को। MOU दूसरी ओर, यहां पर बेसिकली MOU के बेसिस पे फ्यूचर में आप एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। जब ये MOU अगर मॉनिटरी
एक्सचेंज अगर एमओयू में होता है तभी ये लीगली बाइंडिंग होता है, अदरवाइज ये बाइंडिंग नहीं होता है। एमओयू आपको बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल राइट्स नहीं देता है, ये बेसिकली मोटा मोटा पार्टीज के इंटेंशंस को, उनकी मानसिकता को कैप्चर करता है। तो एमओयू बिगेस्ट पार्ट, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, वेयर एज अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट, आपसे कोई भी कभी भी सवाल पूछ सकता है। जिस प्रकार से हमने एमफिल, पीएचडी और एमएससी में अंतर देखा, वैसे आप एमओयू और अग्रीमेंट में भी अंतर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहली सोलर पावर्ड फेरी, फेरी मींस बोट, बोट जो नाव होती है पानी में चलती है, ऐसी पहली सोलर पावर्ड फेरी का नाम बताइए जिसने गुसीस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड में प्रथम स्थान जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आदित्य, वामसी, धनुष और प्रहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आदित्य। आदित्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आदित्य इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। बेसिकली plugboats.com ने आधिकारिक तौर पर पहली बार बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड के रूप में जाना जाने वाला गुसीस इलेक्ट्रिक बोट पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें आदित्य भारत का पहला और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित नौका इसमें गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता। आइए अगली साइड में आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं। ये देखिए, ये आदित्य या बोट यहां देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस बोट को यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आदित्य ये हमारी सोलर पावर्ड फेरी है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी आदित्य बेस्टोड गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड। गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड वर्ल्ड्स ओनली इंटरनेशनल अवार्ड्स एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिक बोट्स, जिसको plugboats.com ने इंस्टीट्यूट किया है, जो बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को प्राइज देती है जहां इलेक्ट्रिक बोट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट, उनके मोटर्स या रिलेटेड सिस्टम को बहुत शानदार उत्कृष्ट तरीके से डिजाइन करते हैं। बेसिकली गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड फ्रेंच इन्वेंटर गुस्तावे ट्रोवे के नाम पर रखा गया है, जिसने दुनिया की पहली आउटवर्ड मोटर, एक ऐसी मोटर जिसको बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक मोटर बनाई और उसके अंदर इन्होंने रिचार्जेबल बैटरी लगाई और उसको इन्होंने बोट पे लगाया और बोट को उस रिचार्जेबल बैटरी वाली मोटर के थ्रू इन्होंने तैराया। तो गुस्तावे ट्रोवे जो इलेक्ट्रिक बोट्स के एक तरह से आविष्कारक कहलाई जाते हैं, 1881 सीन नदी के अंदर 1881 में इन्होंने कारनामा किया था, उनके नाम पे यह अवार्ड दिया जाता है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुवैत, यूएई, इराक और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ग्रेट प्रॉफिट 14 किस देश के द्वारा किया जाने वाला सैन्य या किया गया सैन्य अभ्यास है? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज ईरान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ईरान इज द राइट आंसर। यहां पे देखिए आप, ईरान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इसने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया बेसिकली अर्थ के बहुत ज्यादा डीप इनसाइड से फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इन्होंने नाम दिया ग्रेट प्रॉफिट 14। तो ये बहुत ही शानदार इनका अभ्यास रहा, काफी न्यूज में कवरेज भी मिली थी इसको, तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए 8 ही क्वेश्चन लाएंगे, चूंकि रक्षाबंधन का दिन है। अब हम क्वेश्चन की संख्या 2 कम करेंगे, अगले लेक्चर में भी आपको 2 संख्या कम करके 8 सवाल बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे को रक्षाबंधन के त्यौहार की वजह से थोड़े से हमने 2 क्वेश्चंस को कट शॉर्ट किया है, लेकिन आगे हम आपको ज्यादा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के एक लेक्चर रखेंगे। हैप्पी राखी टू ऑल, और आप सभी इस त्यौहार का शांतिपूर्ण तरीके से आनंद लीजिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें। थैंक यू।